बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लिनिकल वीरोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर क्लिनिकल वीरोलॉजी के पास्ट यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जनरल बैक्टीरियोलॉजी को, जनरल वीरोलॉजी को, माइकोलॉजी को, पैरासाइटोलॉजी को कवर कर लिया था। आपको ये सारी वीडियोस एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी पास्ट पेपर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोस को देख लीजिएगा और इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लिनिकल वीरोलॉजी को। तो क्लिनिकल वीरोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर है डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। डीएनए इन्वेलप्ड वायरस के अंदर जो ज़्यादातर सवाल आता है वो आता है वेरिसिला जोस्टर वायरस का, और इसके अलावा और हर्पीस का। इसके अलावा कोई ज़्यादा सवाल नहीं आता। तो आपने इन दोनों वायरसेस को स्टडी करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, इसके अंदर जो ज़्यादातर सवाल आता है वो आता है इन्फ्लुएंजा का आता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। ओके, और कभी कभार मम्स का आ जाता है, रुबैला का आ जाता है। इसके बाद कोरोना के अंदर वैसे इसका अभी तक कोई सवाल नहीं आया, लेकिन इस बार कोई चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि कोई सवाल आ जाएगा। पोलियो का बहुत ज़्यादा सवाल आता है। इसके अंदर हेपेटाइटिस का सवाल आता है। ठीक है, हेपेटाइटिस में से डेंगू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एचआईवी के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम इस तरह बार बार मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हर्पीस वायरस को। तो हर्पीस वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जो लेटेंट इन्फेक्शन करवाते हैं। हर्पीस वायरसेस को मजीद हम 6 वायरस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1, टाइप 2 वेरिसिला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। जो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 होता है कैपोसी सार्कोमा करवाता है, एप्स्टीन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस करवाता है, साइटोमेगालो वायरस कंजेनिटल मालफॉर्मेशन करवाता है। वेरिसिला जोस्टर वायरस के 2 डिजीज होते हैं, बच्चों के अंदर वेरिसिला और बड़ों के अंदर जोस्टर करवाता है। वेरिसिला को चिकन बॉक्स और जोस्टर को शिंगल बोलते हैं। जबकि हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों के केस में पेनफुल वेजिकुलर रैशेस बनती है। टाइप 1 में फेस के ऊपर और टाइप 2 में जेनिटल पर। अच्छा, जो सवाल आया है एग्जाम में, पहले हम इसको सिनेरियो को पूरे पढ़ लेते हैं, फिर ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अ 70-year-old man complain of rash on left of her back. Rash is vesicular and restricted to one side of the back. She is being treated with the chemotherapy for the carcinoma of the breast. What is her diagnosis? What are the other diseases caused by this virus? And how is this virus transmitted? ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या लिखा हुआ है, जब भी ये पूछा जाता है कि एक वायरस इसके अलावा कोई और डिजीज करवा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वेरिसिला जोस्टर वायरस की बातें कर रही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरिसिला जोस्टर वायरस है। तो वेरिसिला जोस्टर वायरस बच्चों के अंदर वेरिसिला और बड़ों के अंदर जोस्टर करवाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है इसकी? मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए होती है। जोस्टर ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि ये लेटेंट इन्फेक्शन के रीएक्टिवेशन की वजह से होता है। यानी जो ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन होती है वो वेरिसिला की होती है रेस्पिरेटरी एरोसोल से, जबकि जो जोस्टर होता है इसकी रीएक्टिवेशन होती है लेटेंट वायरस की। तो स्टार्ट करते हैं इनकी पैथोजेनेसिस को। तो जो वेरिसिला जोस्टर वायरस है ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोसा को इन्फेक्ट करता है। फिर ये इन्फेक्ट करने के बाद ब्लड में आएगा, ब्लड से होता हुआ स्किन पे जाएगा, जहाँ पे टिपिकल वेजिकुलर रैश करवा देगा। ओके, अगर आप सिनेरियो में देखोगे तो सिनेरियो के अंदर वेजिकुलर रैश लिखा हुआ होगा। ठीक है, ओके, वेजिकुलर रैश। पर इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ओके, तो वेजिकुलर रैश लिखा हुआ होगा। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल दूसरे सिनेरियो के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो पहले ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोसा को इन्फेक्ट करेगा, फिर ये ब्लड से होता हुआ स्किन पे जाएगा, जहाँ पे टिपिकल वेजिकुलर रैश करवा देगा। और जहाँ इसकी लीयंस होती है, लीयंस की बेस के ऊपर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलते हैं। फिर ये वायरस सेंसरी न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि स्किन में पहुंच गया है। जब सेंसरी न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा तो उनके एक्सोन से होता हुआ डोर्सल रूट गैंग्लिया में जाएगा, जहाँ पे इनकी सेल बॉडीज होती है। फिर वहाँ पे जाके वायरस लेटेंट हो जाएगा, जैसे ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस होती है। अब इस सिनेरियो के अंदर कीमोथेरेपी लिखा हुआ था, और आपको पता है कि कीमोथेरेपी क्या करती है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, माइलो सप्रेशन करवा देती है। ओके, जैसे ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस होती है या लोकल ट्रॉमा होता है तो वायरस दोबारा से एक्टिवेट होता है और वेजिकुलर स्किन लीजन करवाता है और नर्व पेन ऑफ जोस्टर करवाता है। ठीक हो गया, जिसको शिंगल्स बोलते हैं। तो वेजिकुलर स्किन लीजन्स है और नर्व पेन है जो जोस्टर में देखने को मिलता है रीएक्टिवेशन की वजह से। तो अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग को देख लेते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग डिपेंड करती है कि एक वेरिसिला है या जोस्टर है। वेरिसिला चिकन पॉक्स है, बच्चों के अंदर होता है। जोस्टर शिंगल्स है, बड़ों के अंदर होता है रीएक्टिवेशन का। जो वेरिसिला है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 3 वीक्स तक होता है। चूंकि पहले ये रिस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोसा को अफेक्ट कर रहा था, तो निमोनिया होगा, राई सिंड्रोम होगा, पैपिलो वेजिकुलर रैशेस बनना शुरू हो जाएगा। जब इसकी रीएक्टिवेशन होती है तो फिर पेनफुल वेजिकल बनना शुरू हो जाती है अलोंग द सेंसरी नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से पोस्ट हर्पिटिक न्यूरालजिया भी हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया भी हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर निमोनिया भी हो जाएगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जो जैंग स्मेयर है उसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलते हैं। तो पहला माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो हो गया, फिर है सेल कल्चर।
सेल कल्चर पर साइटोपैथिक इफेक्ट होता है, इसको रिकॉग्नाइज करते हो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से। और लास्ट है सीरोलॉजिकल के अंदर कन्वेलिसेंट या रिकवरी फेज के अंदर एंटीबॉडी का टाइटर या कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर से वेरिसिला जोस्टर वायरस के सिनेरियो पूछे गए और किसी के भी सिनेरियो नहीं पूछे गए। ओके, अब हम आते हैं आरएनए इन्वेलप्ड वायरसेस। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक सिनेरियो है मम्स का और बाकी सारे सिनेरियोस आई थिंक इन्फ्लुएंजा के है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन सी है, रेबीज के भी सिनेरियो है, ठीक है। तो रेबीज है, मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, तो थोड़ा बहुत आप रूबेला को भी कर लेना, ठीक है। जैसा पहला जो सिनेरियो है कि एक 10 साल का लड़का था, उसको पागल कुत्ते ने काट लिया, तो आपने रेबीज की तरफ जाना है, तो रेबीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला जो पूरा चैप्टर है उसका नाम है आरएनए इन्वेलप्ड वायरस, जो कि प्रीवियस चैप्टर को हमने कहा था डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, जिसमें हर्पीस वायरस था, पोक्स वायरस था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस था, ठीक है। अब जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके सवाल आरएनए और डीएनए ट्यूमर वायरसेस के हिसाब से आते हैं। अब आरएनए इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर ऑर्थोमिक्सो वायरस है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरामिक्सो के अंदर मीजल्स, मम्स आते हैं, रूबेला टोगा के अंदर आता है, जबकि रैप्डो वायरस रेबीज वायरस के अंदर, ठीक है, यानी रेबीज रैप्डो के अंदर आता होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आरएनए इन्वेलप्ड होते हैं। तो एक बात आपको प्रॉपर्टी में सिमिलर मिलेगी कि ये सारे क्या होते हैं, आरएनए हो गए, लेकिन ये इनका नेगेटिव पोलैरिटी का है, ठीक है। जब आरएनए है तो सबके अंदर पॉलीमरेज होगा, लेकिन इसके अंदर पॉलीमरेज नहीं होगा, ठीक है। जिसका नेगेटिव है तो उसमें पॉलीमरेज होगा, ठीक है। जिसका पॉजिटिव है इसमें पॉलीमरेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जिस तरह ये वाला इन्फ्लुएंजा है, ये भी नेगेटिव है तो पॉलीमरेज होगा, ये भी नेगेटिव है तो इसमें पॉलीमरेज होगा, ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉलीमरेज नहीं होगा, नहीं चाहिए आपको। इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉलीमरेज चाहिए आपको, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव होगा आरएनए, वहाँ पे आपको पॉलीमरेज चाहिए होगा। और चूंकि चैप्टर का नाम ही यही है आरएनए इन्वेलप्ड वायरस, तो सारे के सारे आरएनए इन्वेलप्ड होते हैं। लेकिन एक और बात को रट्टा मार लेना कि सबकी सिमेट्री हेलिकल है, लेकिन सिवाय एक के, वो है रूबेला। रूबेला की इकोसाहेड्रल होती है, यानी रूबेला इकोसाहेड्रल है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए है, ठीक है, और कोई पॉलीमरेज नहीं होता। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सब वायरसेस की प्रॉपर्टीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं फिर इसके बाद, यानी जो रेबीज का इन्फेक्शन होता है या डिजीज होता है उसको बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस, ओके, ठीक है। और इसका जो वायरस होता है वो बुलेट शेप होता है। इसकी ट्रांसमिशन एनिमल बाइट से होती है। पैथोजेनेसिस के अंदर जो रेबीज का वायरस होता है, इसके जो उसके रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं। वायरस लोकली रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन को इन्फेक्ट करेगा, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से होता हुआ सीएनएस में चला जाएगा। बिल्कुल सेम है जिस तरह हर्पीस का था, वेरिसिला जोस्टर वायरस का था। फिर ये वायरस सीएनएस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, वहाँ से पेरिफेरल नर्व से होता हुआ स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंचेगा, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर ये स्लाइवा के अंदर पहुंचेगा ताकि बाइट से ट्रांसमिट हो जाए। सीएनएस के अंदर ये एन्सेफेलाइटिस करवाता है, और एन्सेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन। न्यूरॉन की डेथ हो सकती है, डीमाइलिनेशन हो सकती है। जो इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, रेबीज से, तो वो इयोजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन को जमा करते हैं, जिसको बोलते हैं नेगरी बॉडी। आपको पता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर इयोजिनोफिलिया कंटेंट बढ़ जाता है, नेक्रोसिस के अंदर मजीद बढ़ जाता है। तो जो इन्फेक्टेड न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर इयोजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होती है, जिसको नेगरी बॉडीज बोलते हैं, ठीक हो गया, ओके। अब कहते हैं कि क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर जितना ज़्यादा बाइट साइट सीएनएस के करीब होगा उतना कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा और उतनी जल्दी साइनोसेप्टम आना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर इसकी 2 स्टेजेस होती है, पहली है फ्यूरियस और दूसरी डंप। फ्यूरियस या एन्सेफेलाइटिस है, उसमें एजिटेशन होती है, डिलीरियम और हाइड्रोफोबिया। तो उसका मिमोनिक होता है, पानी से डरता है ना, तो एडीएच। तो ए से एजिटेशन, डी से डिलीरियम और एच से हाइड्रोफोबिया। और डम्प्ड या पैरालिटिक के अंदर सेंडिक पैरालिसिस होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, वायरस को आइसोलेट करते हैं स्लाइवा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के टिश्यू से, यानी सीएनएस से आइसोलेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि पहले हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, नेगरी बॉडी देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली इन द हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन। फिर नंबर 2 टेस्ट में कल्चर है, लेकिन वो यहाँ पर होता ही नहीं है। इसके बाद नंबर 3 के अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं, इसमें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, पीसीआर है, और एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन कवर हो गया, और भी रेबीज के क्वेश्चन हो गए वो भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि फीलिंग अनवेल विद अ फीवर है, चिल्स है, मसल एकीज है, ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है, ओके, हिस्ट्री ऑफ इलनेस है। सारे जो साइनल सिम्टम बता रहे हैं ना, स्मॉल टेंडरस सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा को। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसकी 3 स्ट्रेन्स होती है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। तो इन्फ्लुएंजा ए होता है वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक करवाता है, ये वाला वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक जिसको पेंडेमिक बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा बी मेजर आउटब्रेक करवाता है, जबकि इन्फ्लुएंजा सी माइल्ड रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है।
ओके, इन सब की मैंने आपको प्रॉपर्टीज कहा था कि सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हेलिकल सिमेट्री होती है, पॉलीमरेज होता है, इनवेलप होता है, और जो इन्फ्लुएंजा होते हैं इसके अंदर सेगमेंटेड जीनोम होता है। वैसे यहाँ पे नॉन सेगमेंटेड लिखा हुआ है, वैसे सेगमेंटेड आना चाहिए था। तो सेगमेंटेड इसका जीनोम होता है, इनवेलप होते हैं, साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते होते हैं। ये प्रॉपर्टी तब में सिमिलर होती है। सिवाय रुबैला के अंदर पॉजिटिव कर देना, यहाँ पे पॉलीमरेज को एब्सेंट कर देना और एक और से हेड्रोल सिमेट्री कर देना। अब हम बात करते हैं इसकी एंटीजेनिसिटी की। कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा होता है इसकी मल्टीपल सीरोटाइप्स या मल्टीपल एंटीजेनिक वेरिएशन होती है। जो एंटीजेनिक वेरिएशन होती है वो हीमोग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज की वजह से होती है, जो डिफरेंट स्पाइक्स के ऊपर मौजूद होते हैं। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा ए, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीजेनिसिटी होती है इन द हीमोग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक या पेंडेमिक करवा देता है। अब दो टाइप की एंटीजेनिक वेरिएशन या चेंजेस होती है। पहला एंटीजेनिक शिफ्ट और दूसरा एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर म्यूटेशन की एक्युमुलेशन होती है विद इन द एंटीजन बाइंडिंग साइट, जबकि एंटीजेनिक शिफ्ट के अंदर दो वायरल स्ट्रेन मिलकर नई स्ट्रेन बना देती है। यानी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर एक ही वायरस है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है उस जगह पर, डीएनए के उस एरिया में जिसने एंटीजन बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करना होता है, इनकोड करना होता है। जबकि एंटीजेनिक शिफ्ट के अंदर दो स्ट्रेन आ जाती है। जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है ये माइनर होता है, ये मेजर होता है। इससे न्यू वायरल स्ट्रेन बनता है, जबकि इससे वायरस का न्यू सब टाइप बन जाता है। इसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, इसको डिफिकल्ट ट्रीट कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंजा ए बी सी सब में होता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा ए में ही स्पेसिफिक होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता होता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन है। पैथोजेनेसिस के अंदर जो न्यूरामिनिडेज होता है प्रोटेक्टिव म्यूकोजल कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं? कहते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक तक लिमिटेड होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोटिनिन क्लीविंग प्रोटीज होता है वो इसी जगह पे मौजूद होता है जो उसकी एक्टिवेशन करवा देता है। सुपरफिशियल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की नेक्रोसिस होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर फीवर है, ठीक है, माइल्जिया होता है, आर्थ्राल्जिया, सोर थ्रोट जिसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं, और राइस सिंड्रोम होता है। ओके, ये राइस सिंड्रोम होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि उसका इम्यून सिस्टम इसका क्यों नहीं हेल्प कर रहा था। ठीक, इसका इम्यून सिस्टम इसलिए हेल्प नहीं कर रहा था हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत सारी एंटीजेनिक टाइप्स होती है। तो एक टाइप के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनती है, लेकिन वो एंटीबॉडी दूसरे टाइप के लिए बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती। तो असल में होता है कि इन्फ्लुएंजा जब होता है तो अपने बार बार एंटीजन को चेंज करता रहता है, तो जो एंटीबॉडी बनती है वो फिर दूसरे एंटीजन के लिए बेकार हो जाती है, गैर मुयस्सर साबित होती है। ठीक है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पहला होता है माइक्रोस्कोपिक, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, सेल कल्चर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट है। आप जिसका आपको नहीं आता वायरसेस के अंदर, तो आप एलिसा पीसीआर वगैरह एंटीबॉडी का टाइटल लिख देना तो ठीक हो जाएगा। वैक्सीन के अंदर दो टाइप की वैक्सीन होती है, एक होती है किल्ड वैक्सीन और दूसरी होती है लाइव वैक्सीन होती है। ओके, ठीक है। तो जो किल्ड वैक्सीन है इसमें HA और NA यानी हीमोग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज होता है प्यूरिफाइड, जबकि लाइव के अंदर पूरा का पूरा वायरस होता है, लेकिन वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिनेरियो को, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ फीवर है, एयर एक्ट है। ओके, एयर एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। स्वालन चीक्स, अच्छा स्वालन चीक्स है, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो गया। पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग करवाता है, माम्स वायरस करवाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पैथोजेनेसिस वगैरह पूछी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स है, वायरल नमूनिया, तो कौन सा वायरस होता है? ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा है। वैसे बुक में एडिनो वायरस भी होता है जो नमूनिया करवाता है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर लास्ट वाला रेबीज का सिनेरियो है। अब सिर्फ जो रह गया है वो माम्स है। तो सारी जो प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ वो सारी अपनी पुट कर देनी है, लेकिन ये होता है कि इन्फ्लुएंजा के अंदर हीमोग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज डिफरेंट स्पाइक्स पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम स्पाइक्स पे होते हैं। ओके, लेकिन डिफरेंट स्पाइक्स के ऊपर फ्यूजन प्रोटीन होती है। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। इनिशियल इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता है, फिर वो लिम्फ नोड को इन्फ्लेम करता है, फिर वो पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचेगा, तो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग करवा देगा, पेन वगैरह करवा देगा। इसके अलावा टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन करा देगा, मेनिंजियस की इन्फ्लेमेशन करा देगा। टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन को ऑर्काइटिस बोलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि जिसका आपको नहीं पता तो आप उसके अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर PCR, अलीसा एंटीबॉडी टाइटर लिख देना तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पहले कभी इससे पिछले सालों में नहीं आया, लेकिन मे बी पॉसिबली इस साल शायद आ सकता है। जो कोरोना वायरस होते हैं इसके 3 टाइप के डिजीज होते हैं। एक है कॉमन कोल्ड, एक है SERS जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके, और एक होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है या रेस्पिरेटरी स्ट्रेस होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव है, यानी इसकी वही प्रॉपर्टीज़ होती है जो रूबेला के अंदर हमने देखी थी, बस एक चीज़ का फर्क होगा, वहाँ पे आइकोसा हेड्रल सिमेट्री थी, यहाँ पे हेलिकल सिमेट्री होगी। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव RNA है, नो पॉलीमरेज है। यहाँ पर हीमोग्लोटिनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पेप्लोमर बनाते हैं इसकी सर्फेस के ऊपर। अब इस पेप्लोमर जो उसकी सर्फेस के ऊपर बनता है
इसकी जो शेप होती है वो सन लाइक बन जाती है, जिसको बोलते हैं कोरोना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी या रिस्पिरेटरी वायरस है कोरोना वायरस, ठीक है। पैथोजेनेसिस के अंदर पहले ये रिस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोजा को इन्फेक्ट करेगा। जो वायरस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पे जाके बाइंड करता है, जो कि नीमोसाइट के ऊपर पड़े हुए होते हैं। बाइंड करने के बाद नीमोसाइट में एंटर होगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक की मशीनरी को यूज़ करेगा, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं सेल के अंदर, वो नीमोसाइट का डैमेज होता है तो वो इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करेगा, स्पेसिफिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट की रिकरेंटमेंट होती है। फिर वो आगे रिस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। जो कोविड-19 होता है ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट करवाता है। उस हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। 3 डिजीज यहाँ पे लिखी हुई है, कॉमन कोल्ड, SARS और MERS। कॉमन कोल्ड के अंदर डिनोरिया, ओके, स्क्रैची सोर थ्रोट है, निमोनिया और लो ग्रेड फीवर होते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको याद इस तरह से करना कि आपने पढ़ा ना PQRS, तो P से निमोनिया और Q से क्या बनेगा, आपने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा होगा Q फीवर, तो वहाँ से फीवर। इसके बाद PQR, R से रिनोरिया और S से स्क्रैची सोर थ्रोट है। SARS, तो SARS के अंदर क्या पढ़ना है आपने, सोर थ्रोट पढ़ना है आपने, अच्छे तरह से याद करना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एब्डोमिनल चेस्ट रेडियोग्राफ है, कीमोकाइन का लेवल बढ़ा हुआ होगा और डेथ फ्रॉम द रिस्पिरेटरी फेलियर है। MERS के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कम पड़ जाएंगे, लाइक लिम्फोपीनिया हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ओके। इसके अलावा लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है, निमोनिया हो जाएगा। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो LDH का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर PCR और ELISA आपने परफॉर्म करना है, और इसकी जो वायरस की आइसोलेशन होती है और आइडेंटिफिकेशन होती है तो वो वीरू मोंकी किडनी सेल से हो जाती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ELISA है, PCR है, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट होता है और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो उसको देख लेना। इसके बाद है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस में पोलियो वायरस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ज़्यादा सवाल आते हैं, पैथोजेनेसिस वगैरह और इसकी ट्रांसमिशन आती है। तो जो पोलियो वायरस है इसकी वही प्रॉपर्टीज़ है जो कोरोना वायरस वाली होती है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि जो इकोसाहेड्रल होती है वो किस में हमने पहले पीछे पढ़ा था, पीछे रूबेला था, तो ये रूबेला वाली चीज़ें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यानी एज इट इज़ पूरा रूबेला है, लेकिन वहाँ पर उसका एनवेलप था, लेकिन यहाँ पे एनवेलप नहीं होता। डेट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड RNA नॉन एनवेलप वायरस। अब जो वायरस होता है इनिशियल इसका इन्फेक्शन GIT के अंदर होता है, फेरिंग्स और GIT में रेप्लिकेट करेगा, लोकल लिम्फ नोड में सेपरेट करेगा, ब्लड स्ट्रीम से तो बस CNS में जाएगा और डेथ नहीं होती है मोटर न्यूरॉन की, स्पेशली एंटीरियर हॉर्न सेल की। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का इन्फेक्शन मिला है या क्या रिस्पॉन्स हुआ है पोलियो इन्फेक्शन का। लाइक अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है। जो अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस होता है माइल्ड होता है, इसमें नोजिया, वॉमिटिंग है, हेडेक है, जबकि नॉन पैरालिटिक के अंदर स्टिफ नेक होती है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। पैरालिटिक के अंदर पैरालिसिस होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर साइटोपैथिक इफेक्ट होगा, ELISA, PCR वगैरह ये आप लिख देना। इसकी वैक्सीन होती है किल्ड वैक्सीन और लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन को साक वैक्सीन बोलते हैं, साक, और जबकि सैबिन वैक्सीन होती है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन को बोलती है, ओके। इसके बाद है हेपेटाइटिस वायरसेस। अब जो हेपेटाइटिस वायरसेस है इसमें जो ज़्यादा सवाल आता है वो हेपेटाइटिस B के बारे में आता है, और 3 RNA हेपेटाइटिस वायरस के नाम बताओ और इसकी सीरोलॉजिकल फाइंडिंग बताओ हेपेटाइटिस B के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको हेपेटाइटिस वायरसेस को। तो जो हेपेटाइटिस E वायरस है पिकोरना से बिलोंग करता है, हेपेटाइटिस E वाला हैप्पी वायरस से बिलोंग करता है, ठीक है। बाकी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, वो तकरीबन सबकी सिमिलर होती है, ओके। बस ये फ़र्क है कि जो हेपेटाइटिस B वाला होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके एनवेलप में HBsAg होता है, HBsAg इसमें भी होता है हेपेटाइटिस D के अंदर, और इसको डिफेक्टिव वायरस से भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इनकी जो ट्रांसमिशन होती है A और E की वो ओरोफिकल रूट से होती है, जबकि B C D की होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, पेरीनेटल है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है। लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है B के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू C and D, ओके। तो आप ये चीज़ें आ जाएगी। एग्जाम में इनकी सीरोलॉजिकल फाइंडिंग आती है, तो सीरोलॉजिकल फाइंडिंग 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। पहला एक्यूट विंडो फेज, कंप्लीट रिकवरी फेज और क्रॉनिक कैरियर स्टेट, और इसके अंदर 3 फाइंडिंग होती है। एक है एंटीजन, उसकी एक एंटीबॉडी और एक कोर की एंटीबॉडी। जो कोर एंटीबॉडी होती है सारे केस में पॉजिटिव होती है, चाहे एक्यूट इन्फेक्शन है, चाहे क्रॉनिक है, चाहे वो रिकवरी है, चाहे वो विंडो फेज है, ठीक है। और आपको पता है कि जब एंटीजन मौजूद होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी। डैट मीन्स कि एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर एंटीजन पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन रिकवरी के अंदर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी पॉजिटिव है। विंडो के अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि विंडो ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर HBsAg की डिटेक्शन एंड हो जाती है और HBsAb की डिटेक्शन स्टार्ट होती है, तो इन दोनों के दरमियान वाले पीरियड को विंडो फेज बोलते हैं। इसके बाद है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस के अंदर डेंगू वायरस आता है। अब डेंगू वायरस की वही प्रॉपर्टी है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कौन सी पढ़ चुके हैं, रूबेला वाला था यानी इन्वेलप है, जबकि पोलियो वायरस नेकेड होता है। तो इस तरह से इनके डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब जो डेंगू होता है, डेंगू फ्लैवी वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। एडिस एजिप्टी इसका
वेक्टर होता है। इसकी दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर। इन दिनों कोरोना से भी ज़्यादा थोड़ी देर के लिए डेंगू का जो बुखार था वो ज़्यादा कॉमन हो गया था। तो मे भी इस साल जो सिनेरियो आ सकता है वो कोरोना से भी ज़्यादा डेंगू के ज़्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे तरीके से करके जाना। जो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, जिसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, तो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम से स्टार्ट होता है, लाइक फीवर मलेस है। लेकिन लेटर ऑर्बिटल पेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स में जॉइंट्स में पेन होता है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाती है, मैक्युलोपैपुलर रैशेज होती है, फेशियल फ्लशिंग होती है, ल्यूकोपीनिया होता है। ओके, जबकि डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर इनिशियल पिक्चर तो पहले जैसी होती है, लेकिन इसके बाद शॉक और हेमरेज देखने को मिलता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से होती है कि जो क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज है वो सेकंड एक्सपोजर के ऊपर बनना शुरू हो जाती है। सपोज किसी बंदे को पहला इन्फेक्शन हुआ, तो जो डेंगू की 4 सीरोटाइप होती है, तो 4 में से एक अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब सेकंड एक्सपोजर होता है किसी और सीरोटाइप का, तब क्या होता है, तो हीट्रोटिपिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, यानी एंटीबॉडी सेकंड के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। और इस क्रॉस रिएक्शन की वजह से दो हाइपोथेसिस हमें नजर आती है। पहला ये है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होती है वायरस और एंटीबॉडी का, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेंगे, वेस्कुलर परमिएबिलिटी करवा देगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देगा। दूसरा कि एंटीबॉडी वायरस के एंट्री को बढ़ा देगा मैक्रोफेजेस के अंदर, और आगे वो साइटोकाइन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट, इन दोनों सिनेरियो के अंदर शॉक और हेमरेज हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं ट्यूमर वायरसेस के अंदर। जो डीएनए वाले होते हैं, इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, कैपोसी सार्कोमा है। ये कैपोसी सार्कोमा, एप्स्टीन वायरस बर्किल लिम्फोमा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पैपिलोमा करवाता है। आरएनए ट्यूमर वायरसेस के अंदर हेपेटाइटिस सी आता है, जो कि पेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है। ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक का वायरस है, जो कि अडल्ट टी सेल लिम्फोमा करवाता होता है। तो ये भी खत्म हो गया। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे कुछ चेंज कर लेना आपने। इसके पास आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसके अलावा कुछ वायरस इनकोडेड प्रोटीएजेस होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड की क्लीवेज करवा के, प्रोटियोलाइसिस करवा के वायरल फंक्शनल प्रोटीन को क्रिएट करती है। जो टैट जीन है ये ऐसे प्रोटीन को इनकोड करता है जो वायरस की रेप्लिकेशन कराती है। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसका मिमोनिक होता है रिप, ठीक है, क्योंकि हमारे सेल तो मर जाते हैं ना, तो रिप होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस और प्रोटीएज, ये तीन एंजाइम को रट्टा मार लेना है जो न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट है, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है और ब्लड बॉर्न भी होती है, लाइक ट्रांसफ्यूजन या डर्टी नीडल से होती है। एग्जाम में इसका पूछा क्या जाता है, टाइप्स ऑफ एचआईवी वायरस है, टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं, इनकी डिजीजेस पूछता है, ठीक है, इनका क्लिनिकल कोर्स पूछता है, मैकेनिज्म पूछता है। अब यहाँ पर वो 3 मैकेनिज्म जिसके जरिए एचआईवी इम्यून सिस्टम को इवेट कर देता है वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, वो लेविंसन में लिखे हुए हैं, तो आपको लेविंसन से करना पड़ेगा। ओके, हम इनके स्टेजेस को देख लेते हैं। जो एचआईवी की 3 स्टेजेस होती है, अर्ली, एक्यूट, मिडल, लेटेंट और लेट इम्यूनोडेफिशिएंसी। अर्ली को एक्यूट बोलते हैं, जो इन्फेक्शन के लिए से लेकर 2 से लेकर 4 हफ्ते तक होती है। इसमें फ्लू लाइक इलनेस है, फीवर है, डाइट स्वेट है, सोर थ्रोट है, मसल एकज है, माउथ अल्सर होता है। मिडल लेटेंट फेज में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन लेट के अंदर एड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। CD4 काउंट 200 से भी नीचे हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिलती है, लाइक फंजाई के हो जाती है, बैक्टीरिया के हो जाती है, प्रोटोजोआ के हो जाती है, यहाँ तक कि दूसरे वायरस इन्फेक्शन भी कॉमन हो जाती है। एड्स है, वेट लॉस है, निमोनिया हो सकता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, लिम्फ नोड की स्वेलन होती है, ओके, माउथ और जेनिटेलिया का अल्सर होता है, ब्लॉचेज होती है, डायरिया, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अलीसा है, PCR है, आइसोलेशन होती है ब्लड और सीरम से, और लास्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। अगर आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, वाइप। जैसे आपका कोई ब्लड निकलता है ना, ब्लड स्पिल करता है, तो आप वाइप करते हो। तो W से वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, I से आइसोलेशन है, P से PCR और E से अलाइसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।